नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे कि 11th क्लास का टॉपिक अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसमें हमने परम्यूटेशन है वो लगभग जो 11th क्लास के हिसाब से और कुछ कंपटीशन के लिहाज से अपन ने उसको पढ़ लिया है। हालांकि कंप्लीट तो कुछ होता नहीं है, फिर भी हमने वहां तक पढ़ा है जहां तक अपने पर्सन एग्जाम में हो सकते हैं। अब आज से जो टॉपिक शुरू करेंगे वो अपन शुरू करेंगे सन से, यानी कॉम्बिनेशन जो वो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन। और फिर इनके आज स्पेशल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर इनसे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों से मिले जुले पर्सन जो है मिलके जिन प्रश्नों में ये दोनों काम में आएंगे उस टाइप के प्रश्न अपन सोल्व करेंगे। तो अपने 11th क्लास की जो प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी बुक चल रही है उसमें तो केवल कॉम्बिनेशन का एक छोटी सी एक एक्सरसाइज दे रखी है, तो पहले तो उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद में अपन इसको कंपटीशन के लिए आज से पढ़ेंगे। तो देखिए क्रमचय और संचय, देखो इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने शुरू में पढ़ ली थी कि क्रमचय और संचय क्या है। शाब्दिक अर्थ देखें तो क्रमचय क्रम सहित चयन, और संचय केवल यानी संचय मतलब सिलेक्शन, मतलब आपको चयन करना है, लेकिन इसमें भी सिलेक्शन है लेकिन और इसमें भी सिलेक्शन है, लेकिन इसमें कर्म का ध्यान में रखते हुए, इसमें कर्म का ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करना है और इसमें केवल सिलेक्शन करना है। यानी चयन दोनों में होगा, लेकिन इसमें कर्म सहित चयन और इसमें केवल चयन। ठीक है, तो संचय हम पढ़ रहे हैं। संचय का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, चयन है। ठीक है, चयन करना। अब जब शुरू में मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा था कि कुछ शब्द है वो अपने को ध्यान में रखने हैं कि जब भी आपको ये कहेगी अक्षरों से शब्द बने, या तो ये पूछे या अंकों से संख्या बने, अंकों से संख्या बनाए, तब तो अपने को लेना है क्रमचय काम में। और संचय के लिए क्या बताया था कि कोई समिति बना दे या कोई टीम बनाए, उस स्थिति में हमें काम में लेना है संचय। ठीक है, अंतर भी समझ में आ जाएगा आराम से। अभी देखो मैं उदाहरण देता हूं। देखो हमारे पास क्या है कि ए बी और सी तीन अक्षर है, और इन अक्षरों से हमें शब्द बनाने हैं। अक्षरों का प्रयोग करके दो अक्षरों से अक्षरों के कितने शब्द होंगे, मतलब दो अक्षर लेने अपने को। ठीक है, तो देखो एक बार अपन जैसे एक बेसिक तरीके से इसको लिखते हैं कि दो अक्षर लेने, तो ए बी ले सकते हैं, एक बी ए भी तो ले सकते हैं। भाई ए बी एक अलग शब्द बनेगा, बी एक अलग बनेगा। फिर ए सी, सी ए, बी सी और सी बी, ये एक अलग शब्द बनेगा, ये एक अलग बनेगा। अलग या दो अक्षर लिखे हुए हैं इसलिए थोड़े से अपन दो अक्षरों का शब्द नहीं बन पा रहा है। ये तो समझाने के लिए लिखा है कि एबीसी कुछ ऐसे वर्ड हो अपने पास। ठीक है, तो उनसे शब्द बनाने हैं। तो शब्द में क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने जैसे लिखा, ये लिखा रेट लिखा। अब अगर आप ये लिखोगे ए आर टी, शब्द तो तीन ही है, ये भी तीन है, ये भी तीन है, लेकिन ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। ठीक है, तो इनका जगह चेंज करने पर शब्द चेंज हो गए ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से कि ए बी और बी ए, अगर आप इनको चेंज कर दोगे आपस में तो नया शब्द बनेगा। ठीक है, ए बी और बी ए। ठीक है, तो यही बात यहां पर है कि इनमें तो मतलब यहां अगर हम देखेंगे दो अक्षर ले रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करे कि ऐसे कौन से शब्द बनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि शब्द जो होते हैं वो अर्थयुक्त भी होते हैं, अर्थयुक्त नहीं भी। प्रश्न में लिखा हुआ था कि अर्थयुक्त और अर्थयुक्त नहीं। ठीक है, कि मतलब शब्द बनाने हैं अपने को, तो अब उसका कोई अर्थयुक्त शब्द है या अर्थयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी तो अर्थयुक्त बनेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन शब्द बने तो सभी प्रकार की समानार्थी तो लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पढ़ करके भी यहाँ पीछे तो देखो एबीसी तीन अक्षर थे, उनका प्रयोग करके हमने दो अक्षरों को साथ में लेकर के हमें शब्द बनाने हैं। तो दो अक्षर हम कितने तरीके से ले सकते थे, तो हम दो अक्षर जो है वो 6 तरीके से ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके लिए क्या बताया था कि तीन अक्षर हैं, उनमें से दो अक्षरों का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये तो बात थी। एनपीआर, एन में से आर का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो तीन में से दो का चयन किस प्रकार कर सकते हैं, तो एनपीआर। इसका मतलब क्या था कि फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो ये कितना आएगा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 1, मतलब फैक्टोरियल 3 का मान कितना हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। ठीक है, 6 ही बने अपने पास। अब मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा विराट
रोहित और राहुल, ये 3 खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन 3 खिलाड़ियों से हमें 2 खिलाड़ियों का चयन करना है। हमें 2 खिलाड़ियों का चयन करना, कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 खिलाड़ी हैं, इन 3 खिलाड़ियों में से हमें 2 खिलाड़ियों का चयन करना कितने तरीके से कर सकते हैं? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, या तो विराट और रोहित ले ले, विराट और रोहित एक तो ये ले ले, या फिर रोहित और राहुल ले ले, या फिर विराट और राहुल ले ले। अब देखो इनमें क्रम बदलेंगे ना, विराट और रोहित या रोहित और विराट, दोनों है तो एक ही, भाई आदमी तो वही 2 ही है, 3 में से 2 आदमी को लेना था। अब 2 का आप चाहे विराट रोहित को चाहे रोहित विराट को, बात तो वही है। ठीक है ना, तो इनमें क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चयन होगा जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा वो तो कर्म आपका संचय, और जिनमें कर्म का प्रभाव पड़ेगा वो आपका कर्मचय। ये अपन शुरू में पढ़ चुके थे और एक बार मैंने फिर एक उदाहरण के द्वारा आपको बता दी। ठीक है, अब देखो अगर इसकी मैथमेटिकल जिस अगर डेफिनेशन लिखें तो देखो क्या लिखेंगे कि जैसे अपने पास n वस्तु हैं, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को r वस्तुओं का चयन करने के तरीके। ठीक है, तो n वस्तु हैं, r वस्तुओं का चयन कितने तरीके से किया जा सकता है, चयन करने के तरीके पूछे अपने से, तो क्या होगा NCR, वहां क्रमचय के अंदर NPR आया था, यहाँ NCR। इसका फॉर्मूला को अपने याद रखना है। NCR का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, तो NCR बराबर क्या है अपने पास, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये था ना। और NPR क्या था, NPR मतलब n वस्तु में से r वस्तु लेकर कितने क्रम से बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, ये था। अब देखो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, NPR लिख सकते हैं। तो NCR बराबर क्या होगा, 1 बटे फैक्टोरियल r इंटू NPR। ठीक है, तो NCR जो है ना वो NPR का 1 बटे फैक्टोरियल r वा गुणा होगा। ठीक है, तो या यूं कह दो कि NPR फैक्टोरियल r गुणा NCR। ठीक है, तो यहां से हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट बना दे कि क्रमचयों की संख्या संचयों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, तो क्रमचयों की संख्या जो संचयों की संख्या से अधिक हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, अब देखो कुछ अपने को तो 11th क्लास में तो केवल इतना ही है अपने पास, ये एक फॉर्मूला याद रखना है और इससे अपने काम सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ इन फॉर्मूलों को अपने को थोड़ा सोल्व करना है और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो पहला NC0, तो NC0 का मान 1 होता है, तो क्यों आता है वो देख लो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0, ऊपर तो फैक्टोरियल n हो गया, नीचे फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 और n माइनस 0 मतलब n, तो नीचे भी फैक्टोरियल n मान हो गया 1। ठीक है, तो याद रखना है कि NC0 का मान कितना होता है, NC0 बराबर 1 होता है, ये याद रखना अपने को। ठीक है, दूसरा NCN, अगर अपन R की जगह पर N लें, यानी सारी वस्तुओं को अगर लें तो कितने तरीके से उन वस्तुओं को ले सकते हैं, इनका कितने तरीके से उनका चयन कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n, तो कितना आ गया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0, ये फिर से कितना आ गया, 1 आ गया। तो अपने को याद रखना है कि NCN बराबर कितना हुआ, 1 होगा। ठीक है, और NCR बराबर क्या था, फैक्टोरियल r बटे फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये था। ठीक है, ये याद रखना है। साथ में कंडीशन याद रखना है इसमें कि r का जो मान होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 और n से छोटा या n के बराबर हो सकता है, n से बड़ा नहीं हो सकता r का मान। ठीक है, ये कंडीशन दे सकता है। ठीक है, तो n r का मान जो है वो 0 माइनस में नहीं आएगा, एक तो
दूसरा कि एन का आर का मान वो एन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आजकल स्टेटमेंट के प्रश्न आते हैं तो हो सकता है कि वो स्टेटमेंट में इस प्रकार की कंडीशन डालते, तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक तीसरी जो है वो अपने को याद रखनी है कि NC0 NCR और NCN-R ये दोनों बराबर होते हैं। याद रखना है कि NCR बराबर होगा NCN-R। ठीक है, इस R और इसको अगर N में से R घटा के अगर यहाँ लिखोगे तो दोनों चीज बराबर आएगी। ठीक है, तो कभी भी जैसे अपने को 9C5 है तो हम इसको 9C4 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास ये आ गया कि 100C2, ठीक है, या 100C98 ये लिखें तो हम इसको भी, अगर ये लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 100C2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने याद रखनी है। फिर एक जो NCR जो है, इसमें जैसे मान लो आपने NC10 लिखा तो ये तो 1 आया है ना, और NC1 करोगे तो ये क्या जाएगा NC1, ये आ जाएगा N। ठीक है, और ये N आएगा, निकालने का तरीका इस तरीके से, ये जो फॉर्मूला है अपना इसी में आप आर की जगह एक कर देना, आ जाएगा अपने पास, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बनना है देखो, NC2 इसमें क्या आएगा, अगर आप 2 लिखे हैं तो N इंटू ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल n, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं, बड़े को छोटे रूप में लिखना तो n इंटू n-1 और इंटू फैक्टोरियल n-2 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2, ये कट गया तो n इंटू n-1 और 2 गुना 1, या 1 गुना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, 1 गुना तो लिख लो। ठीक है, तो मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ये आ रहा है NCR, ठीक है, तो आप किस तरीके से करते जाओगे, देखो 1 लिखा केवल n आया, 2 लिखा तो ऊपर n इंटू n-1, ठीक है, और नीचे कितना गया x से लेके 2 तक। तो अगर आप इसको सीधा सोल्व करना चाहोगे ना तो आप ये लिख सकते हो n इंटू n-1, n-2 और n प्लस 1 माइनस R और बट्टे में 1 गुणा 2 गुणा या 1 2 3 4 और इस प्रकार से R तक। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब ये कहाँ काम में आएगा, ये काम यहाँ आएगा। देखो अगर अपने से पूछा जाए कि भाई 9C3 लिखो तो हम ये फॉर्मूला जो है ना ये रहा, इसको अगर काम में ले तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 और फिर इसको सोल्व करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब अपने को ये तो तरीका तो ये है इसको करने का, भाई आप 9 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 9 को लिखोगे 9 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा में फैक्टोरियल 6। इस प्रकार ये प्रश्न पीछे कर लिए हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, ज्यादा पीछे कर लिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 3 गुणा 2 यानी 6 होता है, कुछ कटे तो काट दो, 3 3 9 और 4 तो 4 3 12 7 84 ये आ गया। लेकिन NC3 का मान इतना नहीं करेंगे, बट सीधा NC3 का मान कितना लिखेंगे कि कितना, नीचे 3 है ना, तो n को घटते हुए क्रम में लिखते ले आओ और 3 तक लिख के ले आओ, 9 गुणा 8 गुणा 7 और बटे में 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने पास 100C5 होता तो हम क्या लिखते हैं कि 100 से शुरू कर दो, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा 96 लिख दिया 5 बार, और 1 गुणा 2 गुणा 3 या 5 से शुरू कर लो, घटते क्रम लिखते हो जब 5 4 3 2 और 1 ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर n लिखा हुआ है, नीचे r लिखा हुआ है, तो ऊपर तो क्या करेंगे कि यहां से शुरू करेंगे और एक एक घटता हुआ गुणा करके लिखते जाएंगे, नीचे से यहां से शुरू करेंगे और एक एक घटता हुआ गुणा करते लिखते चले जाएंगे। तो ये अपने आगे जो मैं सोल्व करूंगा तो ये ध्यान रखना, मैं इन चीजों को सीधा इस तरीके से सोल्व करूंगा, न कि ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला ये लगा के, जैसे यहाँ देखो इसमें निकाला थी, निकाल रखा, ऐसे सोल्व अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपने को बेसिक समझ में आएगा इसका, और मेन चीज जो है वो इसी से ये आ रही है। ठीक है, इसी से ये चीज आ रही है, देखो ये आ रही थी। ठीक है, तो इससे ये आ रही है, तो देखो 9 गुणा 7 गुणा 6 बच रहे थे, 3 गुणा 2 बच रहे थे नीचे, और ये हमने लिखा था, यहाँ पर भी हमने लिखा है 9 गुणा 8 गुणा 7 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो
एक अपनी ये कंडीशन हो गई कि NCR और NCR-1 जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, फिर आगे अगली जो कंडीशन है अपनी, ये सारी अपनी उसमें दे रखी है, 11th क्लास बुक में दे रखी है और ये अपने को पढ़ लेनी है। ठीक है, और फिर अगला है कि एक ये कंडीशन बहुत काम में आएगी, NCR प्लस NCR-1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखो NCR, ध्यान देना, दिमाग में बैठाना है अपने को, ये आ रहा है यहाँ ऊपर तो बराबर है दोनों, यहाँ आ रहा है, इससे एक कम आ गई, तो इसका दोनों का जो योग आएगा ना वो क्या आएगा, ऊपर वाले में एक जोड़ दो N+1 और नीचे वाला जो बढ़ा है वही लिख दो CR। ठीक है, तो NCR प्लस NCR-1 को हम लिखेंगे N+1 CR। कई बार अपने पास ये आएगा कि जैसे लिख दिया कि 5C3 प्लस 5C4। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, 5 और एक 6 और 6C4 लिख देंगे। ठीक है ना, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले समान है, एक में छोटी है फिर बड़ी है। ठीक है, तो भाई ये R हो गया, ये R-1 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि ऊपर तो एक बढ़ा देंगे और ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो योग आएगा ना वो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो निकाल के देखने में आप निकाल के देख सकते हो आराम से, अपन इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। तो क्या बताया मैंने कि NCR प्लस NCR-1 R-1। ठीक है, तो N में एक जोड़ दो N+1 CR। ठीक है, R का मान वही है, 0 से तो बड़ा होगा और N से छोटा होगा, 0 से बड़ा है 0 बराबर और N से छोटा है N के बराबर। ठीक है, हाँ देखो यहाँ ध्यान देना, R का मान 0 नहीं हो सकता यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अगर 0 लेंगे तो यहाँ -1 आएगा, -1 के लिए संभव नहीं है ना, फैक्टोरियल माइनस वाली संख्या वाली जो आपका क्रम गुणित फलन है वो माइनस वाली संख्या के लिए परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ R का जो मान है वो कितना होगा, 1 से तो बड़ा होगा, R का मान 1 से बड़ा होगा और N से छोटा होगा, यानी 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और N से छोटा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये होगा एक जो बहुत अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण वो आएगी, क्या है कंडीशन, ये अपने को ध्यान में रखनी है। देखो NCR बटे NCR-1, एक तो ये अपने को क्या करना है कि देखो ऊपर N तो दोनों में समान है, इनमें तो दोनों में क्या था, दोनों का योग था, यहां दोनों है भाग में। ठीक है ना, याद रखने तरीका समझो, ये ऊपर N नीचे भी N है, ये तो N कॉमन है दोनों में, यहाँ R है, यहाँ R में से एक कम है, ये एक कम है तभी अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जो कम है ना जो नीचे है तो ऊपर घटाई लिखो, दोनों घटाई लिख दो N-1 और बटे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल अपने लगाना ही है। ठीक है, और नीचे कितना, सॉरी फैक्टोरियल गलत लिख दिया मैं, हाँ क्या करना है, नीचे तो जो छोटा ना उसको, नीचे है तो ऊपर घटाई लिखो और ये आ जाएगा अपने पास फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं आएगा ये R। ठीक है, देखो दोबारा देखो इसको कैसे याद करना है कि NCR और NCR-1। ठीक है, NCR और NCR-1 ऊपर क्या आएगा, छोटा जो है ना, छोटा देखो कहाँ है, ऊपर है तो ऊपर देखो, नीचे तो नीचे देखो, तो यहाँ नीचे R देखो, यहाँ R है, यहाँ R-1 है, छोटा नीचे है, तो नीचे है तो क्या करेंगे, नीचे है तो ऊपर का ढाई लिखेंगे दोनों को, इन दोनों का ढाई लिखेंगे, R नीचे लिख देंगे इसके। ठीक है, इसी प्रकार से या अगर अपने पास ये हो कि NCR-1 बटे NCR, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जो छोटा है ना, छोटा ये है ना, इसको तो हटाई लिखो नीचे N-R-1। ठीक है, और जो बड़ा वो लिख दो ऊपर, देखो ये और ये दोनों इधर से। ठीक है, इसमें तो R-1 नीचे है, इसमें R-1 ऊपर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने बहुत ज्यादा काम में आएगी, बहुत काम मिलेंगे इसको, तो ये याद रखनी है अपने को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक याद रखनी है। उसके बाद में इनका जो प्रूफ दे रखा है बुक में दे रखा है, मैं इनके ज्यादा बोल नहीं जाऊंगा। एक प्रॉपर्टी और है, ये भी अपनी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि NCX प्लस NCY। ठीक है, NCX बराबर NCY, अगर ये दोनों बराबर है, NCX बराबर NCY है, तो उस स्थिति में या तो N बराबर होगा X प्लस Y। ठीक है, या तो X प्लस वाई बराबर N बराबर होगा X प्लस वाई, या X बराबर Y, ये दो कंडीशन होंगी।
या तो n बराबर x प्लस वाई होगा या x और y दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है अपने को कि अगर NCX बराबर NCY हो तो क्या होगा, n का जो मान है वो दोनों के योग के बराबर आएगा, एक दूसरा x और y दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी है इनको मैंने लिखवा दिया, फिर उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी और आएंगी वो अपन बाद में काम में लेंगे। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में अपने जो बुक में दे रखे हैं वो इतनी ही चीजें हैं, वो पहले 11th क्लास करेंगे उसके बाद में अपन एक्स्ट्रा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन 11th क्लास को करते हैं, और 11th क्लास में अपना जो पहला पर्सन है ना बुक में एक्सरसाइज में आ जाओ, जो प्रेजेंट टाइप की जो अपनी एनसीईआरटी बुक चल रही है उसमें एक्सरसाइज 6.4 जो है उसमें अपने को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी अपनी याद हो जाएंगी, इनको बार बार जब काम में आएंगे तो अपन इसको लिखेंगे और लिखेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे। फिर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि यदि NC8 इज इक्वल टू NC2, तो कह रहा है कि NC2 का मान बताओ कितना होगा, तो NC2 का मान कितना होगा ये पूछा मैंने से। ठीक है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कि NCX बराबर NCY अगर हो तो उस स्थिति में n का मान क्या होगा, n बराबर x प्लस वाई होगा या फिर x बराबर y होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर NCX बराबर NCY है तो n का मान अगर निकालना हो तो दोनों का योग के बराबर आएगा, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये तो बराबर है नहीं, तो फिर क्या होगा, n का जो मान है वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा। भाई NCX बराबर NCY तो फॉर्म ही तो है, NCX बराबर NCY अगर फॉर्म हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 8 प्लस 2 कितना आ गया, 10 आ गया, यानी n का मान आ गया 10। अब हमें तो निकालना तो ये था, तो 10C2 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 10 कर दिया, 10C2 क्या करें 2 है ना, तो 2 तक के ले आओ इसको, 9 10 गुना 9 और 2 गुना 1 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेकंड जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है कि n का मान निकालना अपने को, और क्या दे रखा है कि 2NC3 रेशियो NC2 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, ये दे रखा है अपने को। तो देखो इसमें हमें निकालना है n का मान, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि n का मान है वो कितना आएगा। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर n और n ये तो अप्लाई हो नहीं सकती। ठीक है, और वैसे भी बराबर का चिन्ह नहीं है इनमें, तो यहाँ पर अनुपात आ गया, तो अनुपात के लिए तो अपने कुछ पढ़ा भी नहीं था, हम इसको यूं ले सकते हैं, देखो 2NC3 बटे NC2 लिख सकते हैं बराबर 12/1, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी भी हमारे पास नहीं थी। हाँ, अगर जैसे मान लो कि ये अकेला n होता तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन अकेला n है नहीं, तो फिर क्या करें, जैसे अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उससे इसको सोल्व करो, तो क्या आएगा NCR, तो क्या होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो होगा, और बटे में क्या जाएगा n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो देखो अब इसको सोल्व करना है, अच्छा बराबर में तो कितना है 12/1 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और फिर बटे में इसको NC2 क्या लिखो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2n माइनस फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2n माइनस 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो यहाँ 2n में से 3 घटा हुआ नीचे,
तो इसको यूं लिख सकते हैं अपन फैक्टोरियल 2n को कि 2n गुणा 2n-1 गुणा 2n-2। भाई बड़े फैक्टोरियल को छोटे में चेंज करना। फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ। इस टाइप के प्रश्न अपन ने किए पीछे। तो मैं यही कर रहा हूँ कि बड़ा जो फैक्टोरियल 2n है उसको मैं छोटे में चेंज कर रहा हूँ कि 2n गुणा 2n-1 2n-2 और फिर फैक्टोरियल 2n-3। ठीक है। नीचे फैक्टोरियल 3 को क्या लिख दूंगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 2n-3। इसी प्रकार से ये जो हर में था इसको भी लिखूं फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-2। तो क्या लिखूंगा इसको n इंटू n-1 और फिर फैक्टोरियल n-2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 2 बराबर 12/1। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से ये और ये कैंसिल हो गए। और कुछ कट रहा है क्या? 2 नंबर और 4 नंबर ये भी कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है और देखो 1 नंबर और 3 नंबर में भी कट रहा है, ये भी कट गया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कट रहा है क्या? अभी कुछ नहीं कट रहा। देखो एक काम करते हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, बस ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2n-1 और इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 यहां से कॉमन आएगा। 2 ये था तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया क्या? और यहां बच गया n-1। नीचे क्या बचा? देखो बट्टे में 3 ये रहा और फिर बटे में ये तो आएगा ना n-1 और बराबर 12/1। ये कैलकुलेशन की मैंने भाई। एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, तो 1 नंबर और 4 नंबर गुणा होते हैं, 2 और 3 गुणा होते हैं। भाई कटे तब तो क्या करना है 1 नंबर 3 नंबर कटेंगे, 2 नंबर और 4 नंबर कटे। ठीक है, इस प्रकार की कैलकुलेशन मैंने बहुत की है, बहुत से प्रश्नों में की है, तो मैं नहीं समझता कि इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत होगी। ठीक है, 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर को उसका कैंसिल हो तो कैंसिल कर लो और फिर गुणा करना है। कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर हल कैसे करेंगे? 1 नंबर और 4 नंबर को गुणा करेंगे, 2 नंबर और 3 नंबर को गुणा करेंगे बटे में। ठीक है, तो वही किया मैंने। तो 4 कहां से आया? 2 तो था ही और 2 इसमें से कॉमन लिया तो 2 दूनी 4, 2n-1 और n-1 और नीचे क्या बच गया 3। इन दोनों गुणा किया n-1 और बराबर 12/1। ये n-1 से ये भी कट गया। ठीक है, और दोनों तरफ 4 का भाग देंगे तो ये आ गया। अब 3 से इसको गुणा कर दो तो 2n-1 बराबर कितना हुआ 3 दिया 9 और 2n बराबर हो जाएगा 10 और n का मान कितना आ गया n बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो n का मान कितना आएगा यहाँ 5 आएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में जब आए तो उसमें क्या करना है अपने को, सीधे इनमें ऑप्शन में मान रख लेना है, n का मान रख लो। ऑप्शन में n का मान रखेंगे तो ये कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। इसकी बजाय ये थोड़ी सी लंबी पड़ी है, वो आसान हो जाएगी, तो उससे अपने आंसर जल्दी आएंगे। ठीक है ना भाई, n बराबर 5 रखोगे तो 10c3 और 10c2 इसका मान वो निकाल के देख लो क्या रहा है, क्या 12:11 क्या। ठीक है, तो वो देखेंगे तो यही आएगा अपना। ठीक है, तो इस पर एक पर्सन अगर वैसे आए तब तो करने ऑप्शन टाइप से, और नहीं अगर बुक से करने हैं तो अपने को इस तरीके से करने हैं। 11th क्लास के बच्चे को तो करना है ये तरीका, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑप्शन जो है उसमें n का जो मान दे रखो वो n का मान इसमें रखो और सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, तो इसमें सेकंड पार्ट में बताऊंगा नहीं आगे। ठीक है, अब देखो एक पर्सन और है इसमें, और ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन है अपना मतलब संचय जो है ना उसका उपयोग हो गया कि हम कहाँ उपयोग करते हैं। एक उपयोग का पर्सन है, वो क्या है कि एक सर्किल है, कोई वर्त है और उस वर्त के ऊपर कुछ बिंदु दे रखे हैं और उन बिंदुओं को मिला करके और हमें जीवा खींचनी है, तो उस वर्त की कितनी जीवाएं होंगी। तो क्वेश्चन ये अपना क्वेश्चन ये है कि एक वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। एक वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना, कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। देखो ये वर्त होगा, इस वर्त के ऊपर 21 बिंदु है इस प्रकार से। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जीवा खींचनी है तो वर्त के ऊपर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदु मिलाओ तभी तो जीवा बनेगी। वर्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदु को मिलाओगे तभी तो जीवा बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि जीवा खींचनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बिंदु लेना पड़ेगा। तो 21 में से 2 बिंदु हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, वही अपनी जीवा संख्या हो जाएगी। तो क्योंकि जीवा जो वो क्या होती है, 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड।
दो बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड। ठीक है, मतलब इस वर्त की परिधि के ऊपर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वही अपनी जीवा होती है। वर्त की परिधि में स्थित किन्हीं भी दो बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो वर्त की परिधि होती है। तो इसका मतलब दो बिंदु लेने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो 21 बिंदु में से दो बिंदु कितने तरीके से चुन सकते हैं, वही अपनी जीवाओं की संख्या हो जाएगी। तो जीवाओं की संख्या कितनी होगी, जीवाओं की संख्या बराबर 21 बिंदुओं में से 21 बिंदुओं में से दो बिंदु चुनने के तरीके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 से 2 क्या हो जाएगा 21 गुणा 20 बटे 2 गुणा 1, ये तो बता तरीका कितने हो गए, यानी 210 जीवा खींची जा सकती है। ठीक है, तो 210 जीवा अपनी खींची जा सकती है। प्रश्न इसमें और भी हैं, लेकिन आज की क्लास जो है वो अपन इतनी करेंगे क्योंकि क्लास अपनी बड़ी हो जाएगी, अपनी लिमिट है आधे घंटे से ज्यादा अपन क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और जो कंडीशन जो अपन ने लिखी है ना वो अपने को याद करनी है, उनसे सारे प्रश्न जो होंगे तो वो अपने को अच्छे से दिमाग में बैठानी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।